प्रिय विद्यार्थियों, हम जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू का जो दूरस्थ शिक्षा विभाग है उसका बीए पार्ट फर्स्ट का विषय हिस्ट्री है। उसमें पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, प्रारंभ से 1206 ईस्वी जिसका कालक्रम है उसका हम सर्वप्रथम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, इस इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। तो अपना जो हिस्ट्री शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। और ये जो हिस्टोरिया शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। ये इतिहास शब्द का और हिस्टोरिया शब्द है उसका अर्थ है। और सामान्यतः हम कहते हैं कि जो बीते हुए समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन है वो ही इतिहास कहलाता है। और भारत में और विश्व के संदर्भ में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है वो कहलाता है आद्य इतिहास। और तीसरा जो भाग है वो है इतिहास अथवा ऐतिहासिक काल। और इनका जो कालक्रम है ये तो माना जाता है प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ से लेकर के और 3000 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका जो कालक्रम है 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। और ऐतिहासिक काल है, इसका समय है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। इसमें जो सबसे पहला कालक्रम है प्रागैतिहासिक काल, इसमें यानी कि आदिमानव ने जब से अपना जीवन प्रारंभ किया तब से लेकर के और भारत में सभ्यताओं का विकास होता है और सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता है उसके प्रारंभ तक का प्रागैतिहासिक काल है। इससे तात्पर्य है कि इस समय के मानव के जो साक्ष्य हैं उसकी जानकारी सिर्फ पाषाण उपकरण, उसके शैल चित्र, हड्डी के उपकरण, उन्हीं से हमें प्राप्त होती है। लिखित साक्ष्य इस समय के बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। द्वितीय जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसका कालक्रम है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें भारत की 2 सभ्यताओं को रखा जाता है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसलिए है क्योंकि यहाँ से लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, तो वो लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी काम के नहीं है। इसके अलावा पूरी की पूरी जानकारी जो पुरातात्विक स्रोत है उनसे पता चलती है। फिर दूसरा आता है इसमें वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बारे में माना जाता है कि इसकी पूरी जानकारी सिर्फ साहित्य से ही हमें प्राप्त होती है, पुरातात्विक साक्ष्य बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। लेकिन ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि ये आद्य ऐतिहासिक काल में जो वैदिक सभ्यता है इसका जो रचना काल है वो बाद का है, इसलिए इसको आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया। तीसरा है इतिहास या ऐतिहासिक काल। इस काल से हमें भारत से पूर्ण रूप से लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने लगते हैं और उनसे भारतीय इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। उनकी शुरुआत होती है बौद्ध और जैन ग्रंथ, जो कि प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में लिखे गए, प्रारंभिक जैन ग्रंथ हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए और वो आज भी हमारे पास में हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो ये इतिहास का कालक्रम है और इसमें से हम
सर्वप्रथम जो प्रागैतिहासिक काल है इसका विभाजन पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसे सामान्यतः पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है और अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल है, इसको भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, फिर इसमें दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें मानव के जो हैंड एक्स संस्कृति है यानी हस्त कुठार, वो मुख्य उपकरण था। मध्य पाषाण काल में आकर के फलक संस्कृति, छोटे छोटे से फलक, पहले तो बड़े उपकरण थे फिर छोटे उपकरण उन्होंने बनाना शुरू किया। और उच्च पूरा पाषाण काल में आते आते जिसे लघु पाषाण उपकरण और भी छोटे उपकरण वो बनाने लगता है। साथ ही साथ इसी समय शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं जिनसे मानव के या मानव का जो सामाजिक जीवन था मुख्यतः उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल है, इस समय मध्य पाषाण काल में आते आते आग और पहिए, ये तो जो मुख्य आविष्कार थे जिनसे मानव का जीवन परिवर्तित होता है, उनका भी प्रारंभ हो जाता है। फिर नव पाषाण काल में आते हुए मानव ने कृषि, पशुपालन और धातु का उपयोग करना भी उसने सीख लिया। और इस नवपाषाण काल की जो भारत की सबसे प्राचीनतम बस्ती है वो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। 8000 ईसा पूर्व से उसकी शुरुआत होती है भारत में। और ये जो पुरातात्विक साक्ष्य जो कि सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, भारत में 1861 ईस्वी में जो कनिंगम महोदय थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उसकी स्थापना की। और इसका कार्य था भारत में जो पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य हैं उनकी खोज करना और उनसे अधिक से अधिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। और इसके बाद भारत में निरंतर शोध और सर्वेक्षण जारी रहे जिनसे भारत में अधिक से अधिक भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने पल्लवरम
जो कि वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहां से एक क्लीवर, जो कि पाषाण उपकरण होता है, वो खोज निकाला। ये था भारत द्वारा खोजा गया सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य जो तमिलनाडु से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो निम्न पुरापाषाण काल है उसमें हैंडॉक्सी संस्कृति भी कहा जाता है उसे, और उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते आधुनिक मानव है उसकी शुरुआत हो जाती है, जिसे होमोसेपियंस मानव भी कहते हैं, या जो चिंतनशील मानव था। मध्यपाषाण काल था, उसमें भारत से भीमबेटका और बागोर दो ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमें बहुतायत में शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जिनसे उस समय के मानव की गतिविधियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि जो भारतीय इतिहास है उसको जानने के जो स्रोत हैं। फर्स्ट मान लीजिए भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इसे 3 भागों में बांट जाता है। जो सबसे पहले प्रकार के होते हैं वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं कि जो भी भौतिक साक्ष्य होते हैं मानव द्वारा छोड़े गए, वो सारे के सारे पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से महलों के अवशेष हैं, भवनों के अवशेष हैं, सुरक्षा दीवारों के अवशेष हैं, सिक्के हैं, मृदभांड हैं, हथियार हैं, उपकरण हैं, शिलालेख हैं, मूर्तिकला के उदाहरण हैं, चित्रकला के उदाहरण हैं आदि। ये सभी के सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, या फिर इसके जो विभाग हैं वो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। इसमें सर्वप्रथम अभिलेख, और अभिलेख होते हैं कई प्रकार से हमारे सामने उपलब्ध होते हैं, जिनमें शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, मूर्ति लेख हैं, गुहा लेख हैं आदि। जैसे अशोक सम्राट है, मौर्य सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने अधिक से अधिक जो नियम कानून कायदे थे या अपने जो विचार थे लोगों तक स्तंभ लेख शिलालेख इन्हीं के माध्यम से पहुंचाए, जो कि सबसे जो प्राचीनतम जो ब्राह्मी लिपि है उसमें उत्कीर्ण थे। साथ साथ मूर्तियों पर, गुहाओं पर, ताम्रपत्र लेख हैं, मोहरों पर, इन पर भी हमें लेख प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें किसी न किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। अभिलेखों के अलावा सिक्के हैं, मोहरें जिन्हें सील कहते हैं, मूर्तियां हैं, शैल चित्र हैं, शैल कला है, सिक्के हैं, स्मारक हैं, और इसके अतिरिक्त हैं मृदभांड।
तो हम एक एक को पढ़ते हैं। अभिलेख हो चुका है, बहुत सारे अभिलेख यहाँ से, जैसे नासिक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, वो महत्वपूर्ण अभिलेख है जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख है, उससे समुद्रगुप्त और गुप्त शासकों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन और मुख्य रूप से समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्तंभलेख जिसमें अशोक के स्तंभ है, जिनसे हमें बहुतायत से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। सिक्के हैं, भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं जिन्हें पंचमार्क या आहत मुद्रा भी कहते हैं, ये भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं जो चांदी एवं तांबे के बने होते थे और इनकी शुरुआत भारत में होती है 5वीं सदी ईसा पूर्व से। हाथ से बनाए जाते थे सिक्के, हाथ से ठोक पीट करके, और जैसे लोहार किसी वस्तु को रूप देता है उसी प्रकार से इन सिक्कों को रूप दिया जाता था। इस प्रकार से बिल्कुल परिष्कृत नहीं होते थे, कहीं से मोटे, कहीं से पतले, कहीं से कोई कोना उभरा हुआ रहता था। लेकिन इन सिक्कों के ऊपर हमें प्रतीक चिन्ह मिले हैं। जब वो शासक इन सिक्कों को उत्कीर्ण करवाता था, वो अपने राज ये जो चिन्ह होता है उसको उत्कीर्ण करवा देता है, या अपने आराध्य देव है उसको उत्कीर्ण करवा देता है। इसके अलावा अधिकांश सिक्कों से हमें जो पशु पक्षियों के चित्र हैं, देवी देवताओं के चित्र हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में भारत में मुद्राओं का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। सोने की मुद्राएं भी सबसे पहले भारत में हिंदी यूनानी शासकों ने जारी की, और उन हिंदी यूनानी शासकों ने उन मुद्राओं के ऊपर लेख भी अंकित किए और उन्होंने अपनी उपाधियां भी अंकित की, अपना नाम भी अंकित किया। ये है, और एक सिक्का है, उस एक सिक्के से ही हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले कि जैसे कोई भी सिक्का हमें कहीं से मिलता है प्राचीन कालीन, तो हम ये जान सकते हैं कि जिस भी धातु का बना हो तो उससे कि ये उस समय ये धातु प्रचलन में थी। फिर दूसरे कि उसके ऊपर अगर लेख अंकित हैं तो जिस भाषा में या जिस लिपि में अंकित है तो हम ये जान सकते हैं कि हमें लिपि प्रचलित थी। राजा की उपाधि और नाम होता है तो ये जान सकते हैं कि उस राजा ने उत्कीर्ण करवाया, साथ में इस उपाधि का वो शासक प्रयोग करता था। इसके अलावा उसके ऊपर तिथि होती है, उससे हमें जान सकते हैं कि ये सिक्का उस तिथि उस समय का निर्मित है। दूसरा है कि जहाँ से वो सिक्के हमें मिले हैं या सिक्का हमें मिला है तो हमें जान सकते हैं कि वो क्षेत्र है वो शासक के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत आता था। और सिक्कों से मुख्यतः आर्थिक जो इतिहास है उसकी बहुतायत से या बहुत ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। मोहरें, और मोहरें जो होती हैं हमें भारत में सिंधु सभ्यता से ही मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। और सिंधु सभ्यता में तो मिट्टी से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई, धातु से बनी हुई विभिन्न आकार प्रकार की मोहरें मिली हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं सिंधु सभ्यता से वो सेल खड़ी, सेल खड़ी नामक पत्थर से निर्मित हैं। और उनमें से अधिकांश मोहरें हैं वो वर्गाकार हैं, और उन मोहरों के ऊपर हमें उस समय के जो देवी देवता थे उनका चित्रांकन मिलता है। इसके अलावा सिंधु लिपि के लेख भी उत्कीर्ण हैं, जिससे हमें उस समय के धर्म, सामाजिक जीवन, लौकिक जीवन उसकी जानकारी मिलती है। साथ ही सिंधु लिपि की भी जानकारी प्राप्त होती है, और बाद में भी समय समय से जो मोहरें हैं वो प्राप्त होती रही हैं। और इनका उपयोग उस समय व्यापार वाणिज्य में जो वस्तुएं होती थी उनको इकट्ठा करके उसको पैक करके और उसके ऊपर ठप्पा लगाने के काम में आता था। मूर्तियां हैं, और मूर्तियों का प्रारंभ भी भारत में सिंधु सभ्यता से ही हो जाता है। और सिंधु सभ्यता में जो मातृ देवी है उसकी मूर्तियां सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, जो कि मिट्टी से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई और कुछ एक धातु से बनी हुई भी प्राप्त होती हैं। जिस हमें पता चला कि मातृ देवी उस समय उनकी पूजा प्रचलित थी, और उसमें पूजा का साक्ष्य इस प्रकार से मिलता है कि वो मूर्तियां उनके ऊपर धुएं के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि धूप या दीपक के जलाने से वो धुएं के निशान उनके ऊपर बन गए हैं। और बाद के समय में आते आते फिर वैदिक काल से हमें किसी प्रकार की मूर्ति कला के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन
फिर जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है और फिर द्वितीय तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से मूर्ति कला है वो बहुतायत से प्रचलित हो गई भारत में। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध और जैन धर्म में महावीर स्वामी की मूर्तियां बनाई जाने लगी और उनकी पूजा की जाने लगी। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी इस कुषाण काल से भारत में प्राप्त होती हैं। तो मूर्तियां हैं और उसका मुख्य रूप से जो प्रारंभ होता है अधिक स्तर पर वो कुषाण काल से होता है। और कुषाण काल में गांधार मूर्ति कला शैली, मथुरा मूर्ति कला शैली मुख्यतः प्रचलित थी। गांधार मूर्ति कला शैली है उसका केंद्र वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र था। पाकिस्तान का भी उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वो भाग। गांधार नाम उसी वर्तमान गांधार जो एक प्रदेश है उसके आसपास के क्षेत्र के लिए लिया जाता है। बौद्ध धर्म इन मूर्तियों का मुख्य विषय था और उनके निर्माण का जो तरीका था उसके ऊपर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध को घुंघराले बालों में, सलवटेदार संघाटी में, खड़ी मुद्रा में, बैठी मुद्रा में, अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। साथ ही साथ उनके सर के पीछे आभा मंडल है उसको भी दिखाया गया, दर्शाया गया है। फिर दूसरा कि मथुरा निर्माण कला शैली, मथुरा जो मूर्ति कला शैली है कुषाण काल की द्वितीय प्रकार की मूर्ति कला शैली है और ये शैली पूर्णतः भारतीय शैली थी। इसके ऊपर विदेशी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। मथुरा मूर्ति कला शैली में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों ही धर्मों से संबंधित मूर्तियां प्राप्त होती हैं। शैल चित्र हैं और पाषाण काल का जो मानव था उसको जब रिक्त समय मिलता तो वो गुफाओं में चित्र बनाता। पहाड़ों से प्राप्त जो खनिज पदार्थ होता है हेमेटाइट जिसे गेरू बोलते हैं, उस गेरू से उसने अपने चट्टानों के ऊपर, गुफाओं में, शैलों के ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए और वो हमें राजस्थान में सोहनपुरा से, बैराट से, तिलवाड़ा से, कोटा से, चंबल नदी घाटी से आदि जो क्षेत्र हैं वहां से हमें पाषाणकालीन जो चित्र हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में वो भारत में शैल चित्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध रही है। इसके अतिरिक्त जो शैल कला है और इसमें क्या होता कि मानव था वो मुख्यतः शिकार के चित्र बनाता, समूह में शिकार करते हुए के चित्र। इसके अलावा उस समय प्रचलित जो पशु पक्षी थे उनके चित्र बनाता, आड़ी तिरछी रेखाएं बना देता, छोटे छोटे से त्रिभुज बना देता, व्रत बना देता आदि अनेक प्रकार के वो चित्र उसने बनाए हैं। चित्रकला और इसके उदाहरण भी हमें सिंधु काल से प्राप्त होने शुरू हो गए थे। सिंधु काल में जो मोहरें थी, मृदभांड थे, उनके ऊपर हमें कई आकार प्रकार के चित्र मिलते हैं। सामान्य जनजीवन से संबंधित मातृ देवियों के, पशुओं के, पक्षियों के, इन सब के। इसके अतिरिक्त सिंधु काल के अलावा फिर हम आगे आएंगे तो हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से अजंता और एलोरा ये दो प्रसिद्ध मूर्तिकला के केंद्र, मूर्तिकला और चित्रकला के केंद्र थे। अजंता की जो गुफाएं हैं 29 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हमें हुई हैं और वो भी मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के अलावा भी सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। एलोरा भी चित्रकला और मूर्तिकला दोनों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यहाँ से भी हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यानी कुषाण काल से लेकर के और 1000 ईस्वी के मध्य बने हुए अनेक प्रकार के जो चित्र प्राप्त होते हैं जिनसे हमें उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। स्मारक हैं, इनमें सुरक्षा दीवार है, भवन है,
मंदिर हैं, तालाब हैं आदि। जैसे कि राजगृह है, उसकी सुरक्षित दीवार के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। भवन है, सिंधु सभ्यता कालीन जो भवनों के साक्ष्य हैं अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल से भारत में मंदिर निर्माण कला का भी प्रारंभ हो गया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, झांसी का मंदिर है, नसना कुठार का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, वो भवनों के साक्ष्य मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। और उस समय से हमें उस समय की धार्मिक जो गतिविधियां थी, धार्मिक जो प्रतीक थे, उनकी जानकारी मिलना शुरू होता है। एक मृद भांड होते हैं, और मृद भांडों में भारत में जैसे सबसे पहले प्रकार के जो मृद भांड है जो सबसे पहले प्रचलन में आए, गेरवे रंगीन मृद भांड, जिन्हें ओसीपी भी कहा जाता है, ओकर कलर्ड पोर्ट्री, गेरू के रंग के बने हुए वो मृद भांड होते थे। फिर दूसरा आता है काले और लाल रंग के मृद भांड। काले रंग के और लाल रंग के, और उसमें मुख्यतः जो मृद भांड होते थे उसमें ऊपर वाला भाग काले रंग का हो जाता, नीचे वाला भाग लाल रंग का हो जाता, और अंदर वाला भाग पूरा पूरा काले रंग का होता, क्योंकि उनको उल्टी तपाई विधि से तपाया जाता था, पकाया जाता था, इस वजह से वो रंग उनका हो जाता। इसके अलावा बाद में भी उनके ऊपर विभिन्न आकार प्रकार की आकृतियां कर दी जाती थी। इसके अतिरिक्त जो दो और प्रकार की मृद भांड संस्कृतियां हैं, उनमें धूसर चित्रित मृद भांड, जिन्हें पीजीडब्ल्यू भी बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, और सबसे लास्ट में है उत्तरी काले चमकीले मृद भांड। उत्तरी काले चमकीले मृद, जिनको एनबीपीडब्ल्यू भी बोलते हैं, ये मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत से हमें प्राप्त होते हैं। और ये उत्तरी काले चमकीले मृद भांड है, मौर्य कालीन जो मृद भांड है उसके प्रमुख उदाहरण हैं।